यन्मण्डलं व्याधि विनाशदक्षं यदृक् यजुः सामसु संप्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवस्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। व्याधिनाशक, पुष्टिदाता, ऋक् साम आदि वेदों सहित समस्त जगत में ऊर्जा का संचार करने वाले भूः भुवः स्वः तीनों लोकों में स्वयं प्रकाशित प्रकृति के रूप में विद्यमान सवित्री देव का मंगल स्मरण करते हुए प्रभात वेला में आप सभी को स्वागत एवं नमस्कार निवेदित करता हूं। सुप्रभातम कार्यक्रम के आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रभातम कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको अवगत कराते हैं पंचांग से, जिसमें भी विशेष रूपेण सुप्रभातम कार्यक्रम के प्रसारण समय में चल रही तिथि नक्षत्र को हम दिखाते हैं। तो आइए छठ महापर्व के इस उत्सव काल में जान लेते हैं सूर्योदय के उपरांत वर्तमान में चल रहे तिथि एवं नक्षत्र विशेष को आज के पंचांग के माध्यम से। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, शुक्रवार, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। जीवन अपने आप में शिक्षा है। प्रतिदिन हम कुछ न कुछ सीखते ही हैं और मानव होने के नाते नित्य सीखते और सिखाते रहना हमारा विशेष धर्म या यूं कहें दायित्व भी है। भारतीय ज्ञान परंपरा में उद्धृत ग्रंथों से भी हम सुभाषित रूप में यह शिक्षाएं लेते हैं। तो आइए सीखते हैं जीवन में जन जन के लिए उपयोगी बात को आज के सुभाषित के माध्यम से। कामात् क्रोधाद् विज्ञानाद् धर्षाद् बाल्येन वा पुनः विधर्मकाणि कुर्वन्ति तथा परिभवन्ति च। काम, क्रोध, अज्ञान, हर्ष और बालूचित चपलता के कारण लोग मानवादि धर्म विरुद्ध कार्य कर बैठते हैं तथा स्वयं अपमानित होते व श्रेष्ठ पुरुष का अपमान भी कर दिया करते हैं। समग्रतः ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। Under the influence of lust, anger, ignorance, joy, and childishness, people tend to commit ignoble acts and end up humiliating themselves or the noble ones. पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण भारत में आपको लाखों गांव या शहर मिल जाएंगे जो किसी न किसी धार्मिक वजह से चर्चा के केंद्र बने रहते हैं। दक्षिण भारत के कर्नाटक में स्थित श्रवणबेलगोला शहर भी एक ऐसा ही शहर है जो अपनी आध्यात्मिक और वास्तुकला के आश्चर्यजनक जगहों के लिए पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध माना जाता है। श्रवणबेलगोला सिर्फ अपनी आकर्षक मूर्तियों की वजह से ही नहीं, बल्कि यहाँ स्थित दो पहाड़ियों के कारण यहाँ दिन भर हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं। आइए जानते हैं बाहुबली गोमतेश्वर मंदिर के विषय में इस रिपोर्ट के माध्यम से। भारत एक आध्यात्मिक देश माना जाता है, जहां पर भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है और भारत कई पंथों का देश है, जहां बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और भारतीय ज्ञान और परंपराओं का अनुसरण कर भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस अंक में हम बात करने वाले हैं जैन धर्म के भगवान बाहुबली के विषय में। बाहुबली गोमतेश्वर मंदिर भगवान बाहुबली की 57 फीट ऊंची अखंड मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। यह जैन धर्म के अनुयायियों के प्रमुख मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार 620 सीढ़ियां चढ़ने और मंदिर के एक सजाए गए द्वार से शुरू होता है। महाज्ञानी आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के शिष्य महामंत्री चामुंडराय, उन्होंने इस प्रतिमा का स्थापना करवाई थी। चंद्रगिरी और इंद्रगिरी ये दो पर्वत हैं आमने सामने एक ही जगह पर,
चंद्रगिरी ईसा पूर्व 3री और 4थी शताब्दी के जहां मंदिर मौजूद है, शिल्प मौजूद है और उन सब का सिरमौर पूरे विश्व को आकर्षित करता हुआ भगवान गोमटेश्वर का वह विशालकाय जिनबिंब। बाहुबली, मजबूत बाहों वाले बाहुबली एक जैन तीर्थंकर के पुत्र थे। लगभग 1000 वर्ष पहले चामुंडराय ने बाहुबली की विशालकाय मूर्ति का निर्माण शुरू करवाया था। गोमतेश्वर ही वह स्थान है जहां चंद्रगुप्त ने सांसारिक मोह त्यागे थे और यहीं पर है 1000 वर्ष पुरानी बाहुबली की अखंड मूर्ति। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो भद्रबाहु स्वामी अंतिम सुरतकेवली थे जैन परंपरा के, वो जाके वहां पर चंद्रगिरी पर रहे। उन्होंने वहां सल्लेखना पूर्वक देह त्यागी। उसको सल्लेखना का पर्वत कहा जाता है। हजारों लोगों की सल्लेखना हुई और विश्व में इतने शिलालेख किसी एक जगह पर नहीं मिलेंगे जितने चंद्रगिरी पर्वत पर शिलालेख हैं। एक पत्थर से निर्मित यह विश्व की सबसे विशालकाय मूर्ति है, यानी कि एक ही पत्थर को काटकर इस मूर्ति को बनाया गया है। 57 फीट इस मूर्ति को गोमतेश्वर नाम से भी जाना जाता है। इस मूर्ति को उस काल में इतनी सूक्ष्मता से बनाया गया है कि इस मूर्ति में कहीं से भी एक भी त्रुटि नहीं है। श्रवण बेलगोला चंद्रगिरी और विंध्यगिरी पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा शहर है। यह राजधानी बेंगलुरु से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। वहीं मैसूर से यह 80 किलोमीटर की दूरी पर है। भगवान बाहुबली स्वामी जिनकी वह प्रतिमा है, वह अपने आत्म ध्यान में इतने लीन थे, 1 साल तक अविचल खड़े रहे, हिले भी नहीं। बेलों उनके शरीर पर चढ़ गई, दीमकों ने बामियां बना ली, सांप बसने लगे, किसी से विचलित नहीं हुए, अपने ध्यान मुद्रा में केंद्रित रहे और अंततः वह केवली बन के निकले। कैवल्य प्राप्त किया। इस देश का नामकरण जिनके नाम से है वह चक्रवर्ती भरत आदिनाथ के पुत्र थे। वही आदिनाथ ऋषभदेव जिनको हिरण्यगर्भ वेदों में कहकर के स्तुति की गई है। इस शहर का नाम पड़ा इसके बीचों बीच एक बनी झील के कारण, श्रवण बेलगोला यानी कि श्रवण का सफेद तालाब। श्रवण बेलगोला के बारे में कहा जाता है कि यहाँ चंद्रगुप्त के आध्यात्मिक गुरु स्वयं ध्यान करते थे। यहाँ स्थित पहाड़ों पर अशोक द्वारा बनवाई गई कलाकृति देखी जा सकती है। यह प्रतिमा आज तक इसकी कॉपी नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह चक्षु विज्ञान पर आधारित है। आंखों की किरणें हमारी आगे जाके जितनी फैलने लगती हैं और वस्तु छोटे लगने लगती है, इसमें प्रतिमा विज्ञान से अलग जाकर के इनके शोल्डर, इनका चेहरा, इनके कान वह उतने बड़े आकार के किए गए ताकि व्यक्ति को समतुल्य आकार में नजर आए। और इसके साथ साथ इनकी जो ध्यान मुद्रा है वह अप्रतिम है। यह एक ऐसा स्थान है जहां पर कई मंदिर है और इसलिए इस स्थान को आध्यात्मिक तौर पर बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ हर 12 वर्ष बाद महामस्तकाभिषेक उत्सव होता है जिसमें लाखों भक्त शामिल होते हैं। आज बाहुबली की अखंड मूर्ति के हजारों वर्षों के निर्माण के बाद भी प्राचीन भारत के इस अद्भुत से जुड़े कई सवालों के उत्तर नहीं मिले हैं। उस समय शिल्पकारों ने इस मूर्ति के नीचे से ऊपर की तरफ काटा था या ऊपर से नीचे की तरफ। मूर्ति बनाने से पहले वह चट्टान कितनी बड़ी थी, वो पहले से यही थी या उसे कहीं और से लाया गया था। इस मूर्ति को बनाने से पहले उन्होंने और अनेक चट्टानों को परखा था। भारतीय परंपरा की सांस्कृतिक इस धरोहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग के बाद अब आगे बढ़ते हैं स्वास्थ्य प्रभाग की ओर। ज्ञात ही है कि बच्चों के पूर्ण विकास और बेहतर स्वास्थ्य के लिए कई तत्वों का महत्व होता है। थायराइड हार्मोन उन तत्वों में से एक ऐसा ही महत्वपूर्ण तत्व है। थायराइड हार्मोन की कमी से क्या प्रभाव हो सकते हैं, बच्चे के विकास पर इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं और इसके लक्षणों को जानने के लिए आइए देख लेते हैं यह विशेष रिपोर्ट। कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म यानी जन्म से थायराइड की समस्या काफी बच्चों में देखी जाती है। जन्मजात हाइपोथायरॉयडिज्म थायराइड ग्रंथि के कार्य की आंशिक या पूर्ण निष्क्रियता के कारण होने वाली समस्या है जो जन्म से शिशुओं को प्रभावित करती है।
थायराइड ग्रंथि गर्दन के निचले भाग में स्थित होती है। ये आयोडीन युक्त हार्मोन बनाती है जो विकास, मस्तिष्क के विकास और शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं की दर यानी चयापचय को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें जन्म पे ही नवजात शिशु का जो थायराइड ग्लैंड होता है वो विकसित ना होने की वजह से या उसमें कुछ विकास में प्रॉब्लम होने के कारण थायराइड हार्मोन्स का सिंथेसिस नहीं होता, जिस वजह से बच्चे में ही इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। जन्मजात हाइपोथायरॉयडिज्म होने पर महत्वपूर्ण हार्मोन का स्तर सामान्य से कम हो जाता है। बच्चों में थायराइड हार्मोन की आवश्यकता शारीरिक और मानसिक विकास के लिए होती है। नवजात शिशु में थायराइड की कमी के लक्षण सामान्य तौर पर नजर नहीं आते। शिशु बिल्कुल सामान्य लगता है। थायराइड ग्लैंड T3 और T4 नाम के 2 हार्मोन्स बनाता है। ये जो हार्मोन्स हैं ये शरीर के अलग अलग अंगों में जाके थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं। जैसा कि अगर हम हार्ट की बात करें, दिल की बात करें, तो हार्ट की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए भी थायराइड हार्मोन की ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा रोल इसका बच्चों के विकास में होता है, नॉर्मल हाइट गेन के लिए, नॉर्मल प्यूबर्टल चेंजेस के लिए, मतलब प्यूबर्टी के एज पे आने वाले जो शारीरिक चेंजेस होते हैं उसके लिए, और यंग एज में नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए, चाहे मेल्स में या फीमेल्स में, इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा किडनी की, मसल्स की फंक्शनिंग के लिए, बोन्स की हेल्थ के लिए, इन सभी में थायराइड हार्मोन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है उसमें कई तरह के लक्षण और जटिलताएं उत्पन्न होने लगती है। जन्मजात हाइपोथायरॉयडिज्म तब होता है जब थायराइड ग्रंथि ठीक से विकसित न हो या कार्य करने में विफल हो जाए। यदि इसका उपचार सही समय पर न किया जाए तो जन्मजात हाइपोथायरॉयडिज्म बौद्धिक अक्षमता या फिर धीमी वृद्धि का कारण बन सकता है। साथ ही बच्चों में कई अन्य जटिलताएं भी हो सकती हैं। जांच द्वारा सरलता से बच्चे में इस समस्या की पहचान हो सकती है। बर्थ पे इसके लक्षण वगैरह देख पाना मुश्किल होता है, इसीलिए यूनिवर्सल स्क्रीनिंग, इसका मतलब जो भी नवजात शिशु का बर्थ हो उन सभी में आइडियली थायराइड हार्मोन का टेस्ट एक बार ज़रूर कराना चाहिए। अगर कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म हो और इसको हम ना डायग्नोस कर पाएँ और उसका इलाज ना करें तो इससे बहुत गंभीर समस्याएं बच्चे को फेस करनी पड़ सकती हैं। बच्चे का कद बहुत ही छोटा रह सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उनका मानसिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता, जिस वजह से उनका IQ बहुत ही कम हो जाता है, जिसको हम मेंटल रिटार्डेशन भी बोलते हैं। अगर ये अनट्रीटेड रह जाए तो ये लाइफ पे, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब इम्पैक्ट कर सकता है। शरीर में हार्मोन की कमी को पूरा करने के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। थायराइड की वजह से कुछ बच्चों में मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में मनोचिकित्सक की सहायता और परामर्श लेना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त कुछ बच्चों को दवा देकर थायराइड की इस समस्या का इलाज किया जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म के सही इलाज से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास को सामान्य बनाया जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। कार्यक्रम में अब समय हो चला है एक अल्प विराम का। आप देखते रहिए DD न्यूज। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। राजा, आओ आओ आओ। ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा दे के ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी
एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और विराम के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में। स्वस्थ रहने के लिए हमारे पाचन का ठीक होना अत्यावश्यक है। पाचन ठीक ना हो तो उसका प्रभाव स्वास्थ्य पर बहुत अधिक पड़ता है। आइए योग प्रभाग में हम समझ लेते हैं कि कौन कौन सी यौगिक क्रियाएं पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में सहायक हो सकती हैं। आज का हमारा टॉपिक है योग आसनास फॉर डाइजेस्टिव इश्यूज, यानी कि पेट की समस्या। आजकल का हमारा खान पान, हमारी लाइफस्टाइल ही कुछ ऐसी है कि रोज हमें कुछ ना कुछ पेट का परेशानी रहती है, जैसे कि ब्लोटिंग है, हमारे गैस्ट्रिक इश्यूज है या फिर कॉन्स्टिपेशन है। इससे रिलीफ पाने के लिए आइए आज देखते हैं कुछ ऐसे आसनास जो हमारे इस पेट की समस्या को कम करने में राहत देंगे। तो आइए जानते हैं पहला आसन, जो कि है उत्कट आसन, जिसके लिए हम पैरों के बीच में 1 फीट का डिस्टेंस लेंगे। दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, सामने की ओर देखना है। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे लाएंगे और साथ में एड़ियों को भी उठाएंगे। एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे स्क्वाट पोजीशन में। यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग में। एक्सहेल करते हुए हाथ और एड़ियों को साथ में नीचे लेके आएंगे। अब हम करने वाले हैं दूसरा आसन, जो है पश्चिम उत्तानासन, जिसके लिए हम बैठ जाएंगे। जिसके लिए हम दोनों हाथों को अपने चेस्ट की ओर लेके जाएंगे, पाम फेसिंग डाउन, सामने की ओर देखना है। यहाँ पे हम इनहेल करेंगे जगह पे और एक्सहेल करते हुए सामने की ओर जाएंगे। सामने की ओर जब हम जाते हैं तो हम अपने दोनों हाथों से अपने अंगूठों को पकड़ेंगे और फिर धीरे से नीचे बेंड होना है। यहाँ तक बेंड होना है जहाँ तक हम अपने फोरहेड को नीज पे टच कर पाए, उतना बेंड होना है। इनहेल करते हुए वापस ऊपर आएंगे। एक्सहेल करते हुए हाथों को नीचे ड्रॉप कर देंगे। तो आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हमारे योग गुरु डॉक्टर हंसाजी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारा डाइजेशन सही स्थिति में रखें तो बहुत ही अच्छा रहता है। शरीर की ताकत बनी रहती है, एनर्जी बनी रहती है, सारे अवयव बहुत अच्छा काम करते हैं। डाइजेशन मेन चीज़ है। तो सवेरे उठ के अगर पेठे का जूस पी ले तो बहुत फायदा होगा। पूरी एलिमेंट्री कैनाल उससे सुधर जाएगी। दूसरा है बीटरूट को अगर उबाल कर और उसको भी अगर खाया जाए तो बहुत फायदा करेगा। ज़रूरी है कि डाइजेशन सुधारने के लिए हम एक्टिविटी सही करें। थोड़ा चलना, हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे में थोड़ा चलना, जिससे पेट सही रहेगा। खाना थोड़ा थोड़ा खाएं, एक साथ पेट भर के ना खाएं, तो उससे डाइजेशन बना रहेगा और ताकत भी बनी रहेगी। अच्छी नींद में डाइजेशन सेटल होता है, सब सुधारना होता है और इसीलिए अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है अगर डाइजेशन को इम्प्रूव करना हो। तो ये सारी बातों का ध्यान रखिए तो डाइजेशन अच्छा हो ही जाएगा और शरीर स्वस्थ ही रहेगा। नमस्कार। और योगासनों को सीखने के बाद अब क्रम है संस्कृत पाठशाला की कक्षा का। आइए आज की कक्षा में चिह्न और अनधिकृत, इन 2 शब्दों के शुद्ध स्वरूप के बारे में जान लेते हैं, ताकि हम इन शब्दों के शुद्ध लेखन और उच्चारण में न करें अशुद्धि। इसके लिए इन शब्दों से जुड़े वाक्यों के अभ्यास के साथ हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र हैं उपस्थित।
नमस्काराः दर्शकाः, स्वागतं करोमि अहं नारायणदत्तमिश्रः सर्वेषां संस्कृतपाठशालायां। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन की श्रृंखला की चर्चा को बढ़ाते हैं। और आप यह जानते ही हैं कि इन दिनों आप न केवल शब्दों के शुद्ध स्वरूप के लेखन और पाठन से ही होते हैं परिचित, अपितु कुछ वाक्यों के अभ्यास के साथ भी आप उन शब्दों के संप्रत्यय को या समझ को दृढ़ कर लिया करते हैं। तो इसी क्रम में आपको याद ही होगा कि हमने आपको पहले ही शुद्धता और अशुद्धता के कई उदाहरणों के क्रम में चिन्ह को चिन्ह के रूप में लिखने और पढ़े जाने की कुप्रवृत्ति के बारे में बताया था। तो चिन्ह का चिन्ह के रूप में हम भूल कर भी प्रयोग न करें, इसके लिए कुछ वाक्यों के प्रयोग का हम कर लेते हैं अभ्यास। जैसे एक वाक्य है, महापुरुषाणाम पदचिह्नानि सदैव अनुकरणीयानि, अर्थात महापुरुषों के पद चिन्हों का सदैव अनुकरण करना चाहिए। वने भ्रांताय जनाय मनुष्य पद चिह्नानि उपकुर्वन्ति, अर्थात वन में भटके व्यक्ति के लिए मनुष्य के पैरों के चिन्ह उपकारक होते हैं। ऐसे ही एक और वाक्य ले लेते हैं, चंद्रमसि यत् चिह्नम तदपि सौंदर्यवर्धकम तदर्थम, चंद्रमा में जो चिन्ह है वह भी उसके लिए सौंदर्य बढ़ाने वाला कहा गया है। यहाँ हमने चिन्ह के उच्चारण और लेखन पर दिया है विशेष अवधान, अर्थात चिन्ह में अर्ध हकार के बाद न इस अक्षर का संयोग होता है, न कि अर्ध नकार के बाद ह इस अक्षर का। अर्थात हम इस शब्द के उच्चारण की ओर साकांक्ष हो तब हम आज की कुप्रवृत्ति के अनुसार इस शब्द से जुड़ी किसी तरह की अशुद्धि नहीं करेंगे। अर्थात न केवल चिन्ह ही अपितु चिन्ह शब्द से बने चिह्नित, परिचिह्नित जैसे शब्दों के प्रयोग में भी कभी भ्रम की स्थिति में नहीं रहेंगे और स्वयं एक कुशल संस्कृत हमें प्रयोक्ता बनना है, अर्थात संस्कृत के संस्कृतत्व की रक्षा करनी है। इसलिए भी स्वयं को भाषा के कुशल प्रयोक्ता के रूप में हमें सुसंस्कृत बनाना है। इसलिए इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाना निश्चय ही अत्यंत आवश्यक है। अस्तु, अब बढ़ते हैं हम आगे एक ऐसे ही शब्द की ओर जिसके लेखन और उच्चारण में हम सामान्य रूप से अब अधिक अशुद्धि करने लगे हैं, और वह शब्द है अनधिकृत, जिसे अनाधिकृत इस रूप में न केवल लिखने की ही अपितु बोलने की भी प्रवृत्ति या कुप्रवृत्ति बढ़ गई है। पर हम जब न या अन और अधिकृत इन दो शब्दों से मिलकर बने अनधिकृत शब्द के अपने संप्रत्यय को दृढ़ कर लें तो संभवतः भूल से भी इस शब्द के उच्चारण और लेखन में अशुद्धि नहीं होगी। तो यह शब्द अनधिकृत इस रूप में ही है सर्वथा शुद्ध। इस संस्कार को और दृढ़ करने के लिए आइए इसी क्रम में संस्कृत वाक्यों का कर लेते हैं अभ्यास। विना आज्ञया कार्यालये प्रवेशः अनधिकृतः अनुचितः च, अर्थात कार्यालय में आज्ञा बिना प्रवेश अनधिकृत और अनुचित है। गृह निर्माण समये अपि विना कथनम प्रवेशः अनधिकृतः उच्यते, अर्थात गृह निर्माण के समय में भी बिना पूछे प्रवेश करना अनधिकृत ही कहा गया है। ऐसे ही अगला वाक्य ले लेते हैं, विना नागरिकता प्राप्तिम मतदानम तु अनधिकृतम उच्यते, अर्थात नागरिकता प्राप्ति के बिना मतदान तो अनधिकृत कहा गया है। तो आज आपने चिन्ह और अनधिकृत इन दो शब्दों के शुद्ध स्वरूप और उनके लेखन तथा उच्चारण के बारे में जाना, और विशेष रूप से कुछ वाक्यों के साथ इन शब्दों के शुद्ध स्वरूप को आपने अब अवश्य ही कर लिया होगा हृदयंगम। इसी विश्वास के साथ आज संस्कृत की पाठशाला में इतना ही। तावत् पुनरपि आयास्यामि भवतां संस्कृतानुरागिणां समक्षम एवं विधेन अभ्यास क्रमेण सह। नमस्कारः। भारत पर्वों का, उत्सवों का देश है। हम भारतीय भी उत्सव प्रिय होते हैं। 12 महीनों में प्रत्येक महीने का अपना एक महत्व है और इनमें आने वाले उत्सवों की तो बात ही निराली है।
कार्तिक मास में दीपावली के अनंतर मनाया जाने वाला यह चतुर्दिवसीय छठ महापर्व अपने आप में निराला है, अनूठा है, अद्भुत है। सूर्य नारायण की उपासना का यह पर्व अपनी शुचिता, सामाजिकता एवं वैज्ञानिकता के कारण समग्र विश्व में विस्तार को प्राप्त हो रहा है। आज छठ महापर्व का अंतिम दिन है। इस समय बिहार के साथ साथ देश के विभिन्न हिस्सों में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। छठ पर्व के अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के लिए छठ व्रती भगवान भास्कर की उपासना करती हैं। भगवान सूर्य नारायण जगत की जड़ चेतन की आत्मा है। यह बात अपने सबसे सुंदर रूप में छठ व्रत से समझी जा सकती है। अध्यात्म से उपजा आत्मानुशासन, भक्ति से उपजी लोक मंगल की वृत्ति और परंपरा से प्रवाहित पावनता का, विश्वास का अनुपम पर्व है सूर्य षष्ठी। अध्यात्म, धर्म, संस्कृति, परंपरा और लोक के समवाय को समझने का विराट उपक्रम है छठ महापर्व। इस अवसर पर पूरे डीडी न्यूज़ परिवार की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। नमोस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वित संभवात्मनि सहस्रयोगोद्भव भावभागिने सहस्र संख्या युधधारिणे नमः। पुनरेक बार जगत के ऊर्जा स्रोत सूर्य को नमस्कार करते हुए आप सभी से लेते हैं अनुमति। सोमवार को इसी समय पुनः होंगी भेंट। तब तक के लिए नमस्कार।